कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई जो यहाँ तक पहुँची? मेरे ही घर से मेरे स्वयं के मामा जी वो 2003 बैच के आईपीएस हुए थे, तो जब वो बन सकते तो मैं तो बन ही सकता हूँ। हम लोग ये सोचे कि 4-5 महीने में प्रीलिम्स के लिए पढ़ूंगा अलग से, फिर प्री पास हो जाऊंगा, फिर मैं मेंस पढ़ूंगा। तो ये सबसे बड़ा भ्रम है और ये सबसे बड़ी, मैं अगर बोलूँ तो ये मूर्खता होगी। जो बच्चा स्कूल और कॉलेज में सबसे ज़्यादा बैक बेंचर नालायक होता है वो बेस्ट मटेरियल ऑफ इंटरव्यू होता है। ये तैयारी एक लंबी तैयारी है, ये नहीं कि हम लोग आए और कल एक एग्जाम देंगे और पास हो जाएंगे, नहीं। जब तक वो बच्चे में थोड़ी सी मैच्योरिटी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग नहीं होगी या मेंटल मैच्योर नहीं होगा, तब तक इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। सही मायनों में देश को अगर कोई चला रहा है तो वो है हमारे ब्यूरोक्रेट्स। और ब्यूरोक्रेसी में जाने का जो एकमात्र तरीका है वो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम लिखना और आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर बन जाना। सुनने में बड़ा आसान लगता है पर है बहुत ही कठिन काम। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ उत्तर प्रदेश, वहाँ पर आईएएस और पीसीएस एस्पिरेंट बहुत है, क्योंकि हमारे प्रदेश में पावर का लोगों को बड़ा चस्का है। पावर, वो कहते हैं ना, विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर उस पावर तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। और ऐसे में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का रोल बहुत बढ़ जाता है जो कि आईएएस की तैयारी कराते हैं। आज मैं हूं संजय गुप्ता जी के साथ, जो निर्माण आईएएस के डायरेक्टर हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैंने जैसा कि आपसे जब अभी थोड़ी देर पहले मिला था और मैंने कहा था कि मुझे बड़ा डर लगेगा आपसे सवाल पूछने में, उसके पीछे कारण यही था कि अगर आप आईएएस एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहे हैं जी, तो जाहिर सी बात है कि आपकी भी नॉलेज बहुत ही जबरदस्त थोड़ी सी होगी। हाँ, थोड़ी तो खैर ठीक है क्योंकि हमारे मित्र आईएफएस हैं, उन्होंने तैयारी करी, सेकेंड अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुए, तो मुझे पता है कि आईएएस की तैयारी में कितनी मेहनत जाती है जी। तो उस बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जर्नी आपकी जो है उससे शुरू करना चाहेंगे कि कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई जो यहाँ तक पहुँची? सर्वप्रथम सर ऐसा है कि मेरे ही घर से मेरे स्वयं के मामा जी वो 2003 बैच के आईपीएस हुए थे। अच्छा। और उनको देख करके लगा तो जब वो बन सकते तो मैं तो बन ही सकता हूँ। और उसके बाद में फिर दिल्ली की यात्रा स्टार्ट हुई। मैं बेसिकली मूलतः राजस्थान के एक छोटे से अलवर शहर है हमारा, और वहाँ पे एक शाहजहानपुर करके गाँव है, वहाँ से मैं हूँ। तो उस कस्बे से बाहर निकलना वो प्रेरणा थी मेरे शुरुआत में मामा जी, और फिर उनके माध्यम से मैं दिल्ली पहुँचा। दिल्ली पहुँचने पर जब वहाँ के संकल्प एक छात्रावास की दुनिया है जो यूपीएससी के लिए बेसिकली मानी जाती है कि वहाँ पे जो बच्चा रहेगा वो सिलेक्शन हो या ना हो, ये माना जाता है कि दुनिया में वो कभी भी कहीं पे भी सर्वाइव कर सकता है, बेस्ट कर सकता है। अच्छा। तो उस छात्रावास में रहने का मौका मिला। वहाँ से एक यात्रा हमारी इस तैयारी की स्टार्ट हुई और लगातार एग्जाम्स की दुनिया में रहे। अंत अगर ये बोला जाए कि सफलता पूर्ण रूप से नहीं मिली, मैं व्यक्तित्व के रूप से या इंडिविजुअल रूप से बोलूँ तो मैं सफल मानता हूँ अपने आप को, परंतु एक सिविल्स की जो यात्रा थी, जो हमारे ज़माने में 4 अटेम्प्ट हुआ करते थे, उनमें मुझे संपूर्णता से कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिली। तो एक सामान्य सी यात्रा है बेसिकली। और जो सीखा अपने फेल्योर से, वही फेल्योर्स को बताने की कोशिश करता हूँ बच्चों के माध्यम से कि आप बेटा ऐसा अगर नहीं करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। जो गलतियाँ हमने की है बस उसको बताने का प्रयास किया जाता है कि वो आप ना करें तो शायद आप भी पास हो जाएंगे। ये चीज़ है सामान्य। सबसे ज़रूरी चीज़ वही होगी, मुझे लगता है जितनी सीख असफलताएं और फेलियर्स देके जाते हैं उतनी सफलता नहीं दे सकती। क्योंकि ये असफलता की बात कर रहे हैं और आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, लेकिन क्योंकि सफलता की बात हो गई है, सक्सेस रेट बहुत कम है, ना के बराबर है, मैं तो ये बोलता हूँ। और इसमें जो जाता है वो आपका वो पूरा जीवन जाता है, एकदम खप जाते हैं। जी। मेंटली स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने कोचिंग में आप क्या करते हैं कि लोगों की मेंटल फिटनेस पर? आजकल कोचिंग की दुनिया पे कुछ क्वेश्चन मार्क्स भी लग रहे हैं कि कोचिंग में जो बच्चे आ रहे हैं कहीं ना कहीं सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी ले रहे हैं, कारण मेंटली बूस्टअप ना होना, या फिर उस दौड़ में वो ब्लाइंडली आ जाते हैं। उनको जो भी या तो उसके बारे में जानकारी अधूरी होती है, या अपनी उस रेस के बारे में खुद की स्किल्स कैपेबिलिटी पे वो जिसको बोला था एनालिसिस करके नहीं आते हैं। और फिर प्रेशर सोसाइटी का, प्रेशर फैमिली का, प्रेशर इकोनॉमिक्स, वो सारे जो प्रेशर्स होते हैं ना, उसको वो एक कहा जाए तो उसको समायोजन नहीं कर पाता है। तो ऐसे में आवश्यकता होती है हम कोचिंग की भी, कि उनको कैसे बूस्टअप किया जाए,
किस तरह से काम किया जाए उनके साथ में। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जो छात्र इसकी तैयारी में आते हैं उनको अपने परिवार से ही मोटिवेशन लेना चाहिए। इस तैयारी के अंतर्गत सामान्यतः सर लगभग बच्चे आते हैं जो मिडिल क्लास फैमिलीज, लोअर मिडिल क्लास। मुझे लगता है टाटा अंबानी की जैसी औलादे तो यहाँ पे आएगी नहीं तैयारी के, सामान्य बच्चे आते हैं। या फिर अगर मैं बात करूँ जैसे कि आपने बताया मैं आप उत्तर प्रदेश से, या फिर आप ही के बगल में प्रदेश है बिहार, वहाँ से जो बच्चा आता है वो तो और भी उनकी आर्थिक जो पृष्ठभूमि होती है बिल्कुल ही ये कह सकते हैं ना के बराबर आर्थिक उनके पास में एसेट्स होती है, फिर भी वो तैयारी में आ रहा है। जैसे एक मार्क्स की एक लाइन है, खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए पूरा संसार। उस मेंटेलिटी के साथ में जब वो तैयारी में आता है ना, और फिर उसके बाद में फिर निराशा मिलती है तो कहीं ना कहीं, या फिर उसके साथ में कोई सपोर्टिव एसेट्स नहीं होती है तो दिक्कत होती है। तो एक तो वो प्रकार का बच्चा है जिसके पास कुछ नहीं आता है, और एक दूसरा बच्चा होता है मिडिल क्लास फैमिली का, उसके साथ में बहुत सारा जो कंधों पे बोझ लेकर के चला आता है वो घर का बोझ, माँ बाप की एक आशा है, उस बोझ को ओवरकम करने की कैपेसिटी अगर नहीं होती है तो फिर डिमोटिवेट होता है। और ये तैयारी एक लंबी तैयारी है, ये नहीं कि हम लोग आए और कल एक एग्ज़ाम देंगे और पास हो जाएंगे, नहीं। इसमें खाली एक सिलेबस भी हमारे पास में, एक मेंटल स्टेटा भी वो भी डेवलप करना है हमें, खाली पढ़ना मात्र नहीं है, सिलेबस मात्र नहीं है। क्योंकि जब तक मैच्योर नहीं होंगे इस तैयारी में, कई बार मैं देखता हूँ कुछ पेरेंट्स आते हैं 10th क्लास में आ गया हमारे पास में, करके आया बोले सर सिविल्स की तैयारी करानी है, और मैं बोलता हूँ बिल्कुल मत कराइए, पहले उसको अभी जीवन जीने दीजिए। और कोचिंग की दुनिया हम लोग ऐसे होते हैं कि भैया आ जाए पैसे ले लो भैया जो भी आए, बट उससे बचना होगा, पेरेंट्स को भी बचना होगा और हम लोगों को भी ध्यान देना होगा कि जब तक वो बच्चे में थोड़ी सी मैच्योरिटी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग नहीं होगी या मेंटल मैच्योर नहीं होगा तब तक इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूँ ग्रेजुएशन के बाद में तैयारी होनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि एक मैच्योर होता है, वो अपना अच्छा और बुरा जानने की उसमें क्षमता होती है, तब इस फील्ड में आना चाहिए। आपने बात करी कि स्किल का एनालिसिस करें और फिर आए, ये कैसे होगा स्किल का एनालिसिस? जैसे मान लीजिए मेरे बड़े अच्छे नंबर आ गए और हमको घर वालों ने कहा हाँ इसको आईएएस बनाओ, इसको आईएएस बनाओ, होता भी है जी, पर वो एनालिसिस नहीं है, दैट इज नॉट द रियल एनालिसिस ऑफ योर एप्टीट्यूड, दैट्स नॉट योर एप्टीट्यूड टेस्ट, नंबर स्किल्स नहीं है। नहीं जी। कैसे ये पता करें कि ठीक है मैं इस तैयारी के लायक हूँ? जी, आईएएस आईपीएस बनना तो एक अलग चीज है, ठीक बात है, हम इस तैयारी के लायक है कि नहीं, ये कैसे तय होगा? मेरा ये मानना है सर, सबसे पहले जब वो बच्चा 10th करता है या वो 12th करके आ रहा है तो सबसे पहले पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी है वहाँ पे कि उसको पहचानने की, उसको जानने की कुछ कोशिश करें। और दूसरा ही चीज़ क्या होती है, हमारे आसपास में जब बच्चा रहता है, मान लीजिए मैं एक ग्रामीण परिवेश का बच्चा हूँ और मेरे पास में जानकारी के लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, कि हम भी देखते हैं अगर कोई ग्रामीण परिवेश का बच्चा है वो क्या देख रहा है, मैथ्स ले लूँगा, बायोलॉजी ले लूँगा या कॉमर्स ले लूँगा, सीए बन जाऊँगा, है ना। इसके अलावा भी कुछ दुनिया है, तो दुनिया से पहले रूबरू कराना स्कूल का काम है वो। यानी अगर किसी बच्चे को सिविल्स के लिए या किसी भी कंपटीशन में जाना है तो उसमें जिम्मेदारी होती है स्कूल की। सबसे पहले उस स्कूल को सोचना पड़ेगा कि मेरे यहाँ का जो बच्चा है, जो मेरे यहाँ से निकलने वाला है, उसके पास में रास्ते कौन कौन हो सकते हैं, तो उन रास्तों से रूबरू कराना वो स्कूल का काम है, उन रास्तों से रूबरू कराना कॉलेज सिस्टम का काम है। और मेरा ये मानना है कि आज इस सरकारी तंत्र में दोनों ही ठप से दिख रहे हैं, तो यहाँ से वो गड़बड़ होती है। और ऐसे में फिर जब दोनों ही ठप से दिखते हैं तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, तो पेरेंट्स का काम क्या होना चाहिए कि वो उनसे रूबरू कराए। तो ऐसे में मैं कई बार ये बच्चों को ये बोलता हूँ, उनके पेरेंट्स को जब मेरे पास आते हैं 12th के बाद में, तो मैं ये बोलता हूँ कि आसपास में देखिए कोई सिविल सर्विसेज है, नहीं है तो डीएम साहब से मिल के आइए, एसपी साहब से मिलिए, कुछ भी उनसे भी नहीं मिल पा रहे हैं तो स्टेट सर्विसेज वाले जो एमपीपीएससी के अधिकारी उनसे जाके मिलिए, नहीं मिल रहा है तो बोलता हूँ मेरी रेफरेंस में मैं जो भी मेरे परिचय उनसे जाके मिलिए, और वो बच्चों को दिखाइए कि इसमें क्या है, इस एग्जाम्स की दुनिया में, या डीएम के काम क्या है, क्या इसको कर पाएगा, सोच पाएगा, या वैसा कुछ रुतबा चाहिए उसको। जब तक उसके अंदर से एक आग या जुनून नहीं होगा उस एग्ज़ाम के लिए, तब तक वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो जुनून की चिंगारी सबसे पहले फिर पेरेंट्स को लगाने की होती है, फिर हम लोगों का काम होता है जब वो हमारी दुनिया में आता है, फिर हमारा काम तो सिलेबस है पहला, फिर सिलेबस के साथ में बीच बीच में उनको ग्रूम करना, उनकी टेस्टिंग करना, और वो इसमें पॉजिटिव रहता है तो अपने आप मोटिवेट रहता है। तो शुरुआती तो यही, पेरेंट्स थोड़ा ध्यान दे, स्कूल ध्यान दे, कॉलेज का सिस्टम ध्यान दे। जी, अब ये तो तय हो गया कि हाँ मुझे करना है जी। अब आता है कि हमने ग्रेजुएशन भी कर लिया, तो ये तैयारी ग्रेजुएशन के बाद तो शुरू नहीं होगी, तैयारी तो पहले से ही शुरू हो जानी चाहिए। क्या स्टेप्स होने चाहिए? एक बार हमने डिसाइड कर लिया, मान लीजिए हमने लीड डिसाइड किया, 12th एग्जाम लिखते लिखते हमने कहा अब तो तैयारी, अब तो हमें बनना तो आईएएस ही है जी, या यूपीएससी क्लियर करना है, अब क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले उसके लिए मोटिवेशन, तैयारी होगी, आपने कहा कि जैसे कि उसने सोच लिया मुझे करना है, तो आसपास में जो भी अधिकारी उनसे मोटिवेट होते हुए फिर सिलेबस पे काम कर रहे हैं,
और सिलेबस से पहले की, जैसे कोई भी मकान हमें बनाना हो, कि मकान की सुंदरता, डेंटिंग पेंटिंग सबसे लास्ट के काम है, हाँ। फर्नीचर सबसे लास्ट के काम है, उससे पहले मुझे नींव पे काम करना है। तो कुछ नींव के लिए इसमें कुछ नींव के जो पत्थर होते हैं वो कुछ बुक्स होती है, कुछ मोटिवेशनल बुक्स, कुछ सिलेबस के रिलेटेड बुक, सिलेबस से रिलेटेड बुक्स में जिसको बोला जाता है एनसीईआरटी जैसी किताबें, स्टेट बोर्ड्स की किताबें, उनको आपको, यानी जैसे कि किसी भी घर में मुझे जाना है तो सबसे पहले मुझे उसका रास्ता पता होना चाहिए, तो वो रास्ते को ढूंढना है पहले, और वो रास्ता मुझे कहीं ना कहीं वो एनसीईआरटी बुक्स देती है। मुझे पढ़ने की आदतें बनानी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि 10th-12th का जो बच्चा होता है ना, वो एग्जाम के टाइम में पढ़ता है, क्या 2 महीने, पूरे साल वो मस्ती चलती है ना। तो मुझे एक आदतें भी कन्वर्ट करनी है, तो आदतें वाया अखबार के माध्यम से, न्यूज़ सुनने के माध्यम से, है ना। मुझे एक अच्छा लिसनर भी बनना पड़ेगा, एक अच्छा रीडर भी बनना पड़ेगा, और फिर दोनों का एनालिसिस करने की क्षमता डे बाय डे डेवलप तब कब होगी, जब दोनों से जूझने की आदत होगी। तीसरी चीज, एक उस कुर्सी पे बैठ के पढ़ने की क्षमता, वो भी मुझे आदत में लेके आनी है। तो ये जब तक ये तीनों चीज, यानी एक शुरुआत एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर, बैठने की क्षमता, ये चीजें होगी तो मैं इस यात्रा में एक कह रहे नॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी मेरी, कि मैंने गेट खटखटा दिया जी। ये उसके बेसिक्स हैं, फिर आप आगे की सोच जी। एनसीईआरटी किताबों की आपने बात की, एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट्स मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। एक सबसे बड़ी भ्रांति खासतौर से इस रील्स की दुनिया में, हाँ। कि कोई भी टीचर आता बोलता है कि आप 6ठी से लेकर 6 क्लास 2 या 12 क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और बच्चा ले आता है। कई बार तो ये स्थिति होती है, बच्चे का जितना वजन उससे ज़्यादा एनसीईआरटी हो गई। सबसे खतरनाक जो स्थिति होती है ये। तो ऐसे में आप किसी मेंटोर से मिलें और उनसे जानने का प्रयास कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे क्या पढ़ना है। जैसे इतिहास एक विषय है, तो मुझे इतिहास की शुरुआत कहाँ से करनी है, कि नई एनसीईआरटी, पुरानी में से भी कौन सी। कई बार तो ये कई संस्थान या कोई कुछ मेंटर दी, पुरानी भी आप ले लीजिए, नई भी आप ले लीजिए। अब बच्चा ले आया 20 किलो की एनसीईआरटी, कहाँ पढ़ पाएगा वो। पता चला 1 से 1.5-2 साल तो एनसीईआरटी में बिता रहा है वो, और पल्ले कुछ नहीं पढ़ रहा। आउटपुट क्या है उसका, इनपुट तो ले रहा है, आउटपुट क्या है एग्जाम के अकॉर्डिंग वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आवश्यकता कि विषय के अनुरूप, और एक स्टेप्स होती है। जैसे 6 क्लास के, जैसे ज्योग्राफी अगर मैं बात करूँ, तो पुरानी वाली 6ठी 7वीं 8वीं किताब हम पढ़ने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक नॉक हो जाए उस सब्जेक्ट पे। उसके बाद फिर 11th-12th की बात करते हैं हम, कि नॉक के बाद फिर उसको आनंद लें उस सब्जेक्ट से। तो नॉकिंग, देन उसमें फिर जाके उस घर में बैठ के सोफे के बैठ करके आनंद ले उस विषय का। तो ये जब तक परंपरा नहीं होगी तब तक एनसीईआरटी भी हमें दुखदायी होगी। यानी जानना पहले जरूर क्या पढ़ेगा जी। फिर अब हमने ग्रेजुएशन कर लिया, और ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हमें पता है कि हमें अगले साल से तैयारी करनी, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर आप स्वयं पढ़ते हैं तो कैरिकुलम जो है आपका निर्धारित किया गया है यूपीएससी ने, या स्टेट सर्विस की तैयारी है, उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले एक अच्छी पाठ्य सामग्री जुटाने का प्रयास करें, अगर स्वयं व्यक्तिगत रूप से पढ़ रहे हैं। और फिर साथ आजकल एक ऑनलाइन का युग आ गया है, उस ऑनलाइन के युग में एक अच्छा सा मेंटर भी देख ले हम, जो आपके माइंडसेट के अनुरूप हो और विषय की समझ स्थापित करवाए। आजकल क्या होता है कि मेंटोर भी वो ऑनलाइन पे हम लोग देखते हैं कि हर घर में एक कोचिंग खुल गई है ऑनलाइन, है ना। हम भी इससे अछूते नहीं है, हमने भी चला रखी है, ऐसा भी नहीं है। परंतु दिक्कत ये होती है कि सिलेबस के साथ में न्याय, यानी सिलेबस के साथ में न्याय क्या होता है कि एनालिटिकल अप्रोच से पढ़ाए और फैक्चुअल अप्रोच भी हो। तो होता क्या, बट ये उल्टा चल रहा है कि ऑनलाइन में वो फैक्चुअल पहले, एनालिटिकल बाद में। तो जब शुरुआत हम करते हैं तो अच्छी किताबों के साथ में अपनी एक सोच डेवलप करें उस सिलेबस के सापेक्ष, यानी सिलेबस को जानने का प्रयास करें, और वो वाया किताब से। किताब इस यात्रा में सबसे बड़ी चीज़ है, एकमात्र चीज़ है। आप किसी को सुन लेंगे तब भी उतना पल्ले नहीं पड़ेगा, याद नहीं रहेगा, रिकॉल नहीं कर पाएंगे। जब तक आप किताबों के साथ में आप इस यात्रा को शुरू नहीं करेंगे तब तक दिक्कत होगी। तो सबसे पहला ग्रेजुएशन के बाद में किताबें जो कि हमारे कैरिकुलम के अकॉर्डिंग हो, और इधर से बेस नींव का जो पत्थर था मेरे एनसीईआरटी के साथ में लेके चलें। और फिर जो हमारे सिलेबस के साथ में जो पुराने क्वेश्चंस हुए हैं, पीवाईक्यू जिसको हम अपनी दुनिया में बोलते हैं पीवाईक्यू, उसके आधार पे अपनी एनालिसिस करते हुए चले कि मेरी आज जो मैंने एक अध्याय पढ़ा या एक चैप्टर पढ़ा, उसकी यात्रा कैसी रही, सुखद या नहीं। बहुत सारे सवाल हैं इसके आगे, लेकिन अभी आपने ऑनलाइन का जिक्र किया जी। ऑनलाइन कोचिंग्स भी चल रही हैं बहुत, और ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट और डेटा भी आ रहा है जी, और मिसलीडिंग भी बहुत होता है बहुत। क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ये नहीं कहूँगा कि कोई मिसलीड कर रहा है जी। कई बार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कह दी जाती हैं। आपसे मैंने कुछ सवाल पूछा, आपने उसका जवाब मेरे से सवाल के कॉन्टेक्स्ट में दिया, जी जी। पर अगर मैं इंडिपेंडेंटली उसको देखूंगा तो कुछ अलग ही साउंड करेगा। कई बार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी बोल दिया जाता है। कितना रोल है, इज इट अ गुड थिंग, इज इट अ पॉजिटिव थिंग? अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूँ सर, हाँ,
तो सिविल सर्विसेज के क्या एग्जाम का मोड ही बिल्कुल अलग है। हाँ। अगर ये ओनली ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम्स होता, यानी वन डे टाइप के एग्जाम होता कि जिसमें एक स्किल्स राइटिंग वाली नहीं चाहिए, तब तो ऑनलाइन की दुनिया बहुत अच्छी है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड स्किल्स की नीड्स है। यहाँ पे सिविल्स में क्या है कि आपको एक प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का है, वहाँ तक तो ठीक है कि ऑनलाइन की दुनिया अच्छी है हमारे लिए, पर उसके बाद की जो प्रक्रियाएं हैं, जो मेन से देन इंटरव्यू, उस प्रक्रिया में आवश्यकता है कि ऑफलाइन में बैठ के एक ऐसा व्यक्ति, अब सीधी सी उससे पहले मैं ये बोलूँगा कि मान लीजिए मैं इस तैयारी में आया एक छात्र और मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ और मैं आज कोई क्वेश्चन लिखता हूँ तो मैं तो आज का बेस्ट लिखूँगा अपना, परंतु ये कौन बताए कि जो मेरे साथ में जो एग्ज़ाम देंगे, जिस साल मुझे प्रीलिम्स के लिए अपीयर होना है, मेरे साथ में एक IPS भी देगा या स्टेट सर्विस का DSP भी देगा ना, तो वो तो पूरा पचा के बैठा उस सिलेबस को, क्या उसकी क्वालिटी से अच्छा मैं उत्तर लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, ये कौन तय करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं मैं अच्छा स्वयं भू बन जाऊँ या कूप मंडूक वाली स्थिति मेरी हो जाए। तो इसके लिए फिर आवश्यकता तो एक ऐसे गुरुजी के पास में जाना कि जो दुनिया भर की कॉपियाँ चेक करता है, उसको ये पता कि यार ये IPS भी ये लिख रहा होगा, ये DSP भी ये लिख रहा होगा, कि क्या वो कॉपी उसके सापेक्ष अच्छी लिख रहा है कि नहीं लिख रहा। और सीधी सी बात है, कंपटीशन मीन्स दूसरों को पीछे छोड़ना ही आपकी जीत है। तो उसके लिए फिर आवश्यकता है एक कोच की, तो वहाँ पे आवश्यकताएं होती है ऑफलाइन कोचिंग की। तो यानी सिविल्स में ऑनलाइन कोचिंग उतना रोल अच्छा प्ले नहीं करती है, खासतौर से बेंच के लिए और इंटरव्यू के लिए, मेरा ये मानना है। अब आते हैं मेंस और प्रीलिम्स की, क्योंकि आपने मेंस की बात करी है जी। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए सब्जेक्ट एक तो कैसे अलग हैं दोनों एग्जाम, जी जी, और उसमें जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उसका सिलेक्शन है, वो कैसे किया जाता है? देखिए सर, प्रीलिम्स में सिलेबस तो कॉमन है सबके लिए, वो तो है ना, और उसमें ऑब्जेक्टिव नेचर का है। पर तो अगर UPSC की बात करें, इनको फिर अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता है। अब जैसे जो इकोनॉमिक्स है या ज्योग्राफी है, कि हम लोग ये सोचे कि 4-5 महीना में प्रीलिम्स के लिए पढ़ूंगा अलग से, फिर प्री पास हो जाऊंगा, फिर मैं मेंस पढ़ूंगा, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है, और ये सबसे बड़ी मैं अगर बोलूँ तो ये मूर्खता होगी। इसकी तैयारी उल्टी चलती है। मेंस, मैं तो और भी बोलता हूँ, पहले सबसे पहले हम लोग इंटरव्यू तैयारी करते हैं। जब आप किसी कोचिंग में जाते हैं या किसी सीनियर से मिलते हैं, है ना, तो आपका कलेजा खुलता है, वो इंटरव्यू तैयारी है। तो मेरे पास में कोई नया बच्चा आता है तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ही मत जाओ, कम से कम 10 कोचिंग में धक्का खा के आइए आप, बाकी रिसेप्शन पे जाइए, गुरुजी से मिलिए, ताकि बात करने की तमीज़ तो आए, हमें कुछ तो सीखे, कलेजा खुले। कि मैं ग्रामीण परिवेश से बच्चा आता है तो उसको बात करने का भी लहजा नहीं है बेचारे के पास में, क्योंकि इंटरव्यू में तो अंततः जाना है, तो यहीं से वो सीखता है। फिर क्लास के दौरान भी मैं बोलता हूँ कि जब आप क्लास में बैठते हैं तो हाथ ऊपर करिए और पूछिए क्लास के अंदर ही। हो सकता है शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन में आपके पैर कांपे, बट आगे नहीं कांपेंगे, ठीक है। तो मैं तो उल्टा बोलता हूँ, तीसरी स्टेप पहले होती है। फिर भी एक सामान्य रूप से मेंस पहले पढ़ना चाहिए, या मेंस के साथ में प्री अपने आप तैयार होता है। तो जो इसकी तैयारी का पूरा रूप है कि मेंस कम प्री पढ़े हम, क्योंकि कॉमन सिलेबस बहुत सारा है, कि जब मैं इकोनॉमिक्स मेंस के लिए पढ़ूंगा तो उसी के साथ मेरा प्री भी तैयार होना चाहिए। अगर मेरे पास में अप्रोच एनालिटिकल भी है और फैक्चुअल भी है तो मेरा मेंस भी तैयार है, तो मेरा प्री भी तैयार है। तो तैयारी बिल्कुल अलग अलग नहीं, एक समय की तैयारी है, मेंस के साथ प्री कंप्लीट करना होता है हमें। जी, जैसे फौज में कहते हैं ना कि द मोर यू ब्लीड इन वॉर, द मोर यू ब्लीड इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर, और द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो जब तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही करें कि जैसे कि ये आखिरी है और ये सबसे बड़े एग्जाम की ही तैयारी होगी, तो बाकी अपने आप चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जी जी। क्या कोचिंग ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर आप में ये क्षमताएं हैं कि मेरे अंदर एक अनुशासन रेगुलर बना रह सकता है, तो दूसरा, अगर मैं अनुशासित हूँ, बहुत तेज हूँ पढ़ने में, एक अनुशासन, दूसरा उस सिलेबस के साथ अनुशासन, सिलेबस भी एक अनुशासन मांगता है। एक तो आपका अपना अनुशासन, उस कुर्सी पे बैठ के रेगुलरिटी के साथ में पढ़ना, फिर दूसरा उस सिलेबस का अनुशासन। सिलेबस ये कहता है कि मुझे उस नीड को पूरा करते हुए पढ़ना है जो उस एग्जाम इस कॉपी में लिखना है आपको। अब वो अनुशासन कैसे आएगा? तो वो अनुशासन ये आएगा कि अगर आप में कुछ क्षमताएं ऐसी है, या आपका एकेडमिक जिन बच्चों का अच्छा होता है, मैं ये बोलता हूँ कि जिनकी कॉलेज लाइफ बड़ी अच्छी है, एकेडमिक लाइफ अच्छी रही है ना, तो उनको शायद कोचिंग ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि उनका जो दिमाग है एक्चुअल में, अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरे मध्य प्रदेश में कुछ कॉलेज ना के बराबर क्लासेस लगती, फिर भी लगती कुछ ना के बराबर, टीचर नहीं आ रहे, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले, बच्चे भी नहीं पहुँच रहे, बच्चों की भी खामी है। तो वहाँ पे कैसे उनको पता चला कि आंसर राइटिंग कैसे होती है, फिर वो क्या करते हैं, 20-20 पढ़ के उसको लिखने की आदत है, तो उसका दिमाग कहाँ ग्रो हुआ। वहीं अगर हम लोग DU की बात कर, JNU की बात करते हैं, वहाँ पे वो डेली आंसर राइटिंग कर रहा है, उत्तर भी लिख रहा है, क्वेश्चन भी पहली बार दिख रहा है वो अपने BA BCom वगैरह में, है ना। तो वहाँ पे उसकी ग्रूमिंग हो चुकी है दिमाग की। तो वो दिमाग का अनुशासन किसके सापेक्ष? पाठ्यक्रम के सापेक्ष। तो वो तब आएगा जब मुझे लिखने की आदत आएगी।
तो वो अगर वो सीखने की कैपेसिटी है उसमें या कैपेबिलिटी है, वो स्किल्स जनरेट हो रही डे बाई डे, तो कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा पूरे यूपीएससी के सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं कि जो हमें समझ में ना आए। अब मैंने क्या बोला, कुछ समझ में ना आए। एनसीईआरटी भी आपको समझ में आ रही है, उसका जो मूल सिलेबस है वो भी मुझे समझ में आ रहा है, परंतु दिक्कत क्या हो रही है, मैं पास नहीं हो रहा हूँ। कारण एग्जाम की नीड पूरा करना। और दूसरा चीज़ है उसमें कंपटीशन का जो लेवल है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दुनिया भर के, चंद हज़ार सीट भी नहीं आती, 1000 भी पूरी सीट्स नहीं आती हैं, लाखों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। और हर बच्चे को अब मोदी साहब ने लाल बत्ती हटवा दी है, ये तो मैं बोलता हूँ हर बच्चे को सपने में लाल बत्ती दिखाई दे रही गाड़ी के ऊपर, है ना। तो जब वो इतना एक चस्का, वो नशा है उस एग्जाम का, तो इससे फिर कंपटीशन बहुत हैवी होता है। तो जब कंपटीशन हैवी होता है तो उसकी सापेक्षिक तैयारी करनी पड़ती है। तो वो सापेक्षिक तैयारी अगर मेरे अंदर क्षमता है तो फिर मुझे कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं, या फिर मैं लोगों की कॉपियाँ देख करके एनालाइज कर ले रहा हूँ, कुछ टॉपर्स की कॉपियाँ कोचिंगों के माध्यम से दिख जाती है। अगर मैं उसको एनालाइज करने की क्षमता है तो शायद मुझे कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। फिर मुझे लगता है कि ये वैसे ही है जैसे कितना भी टैलेंटेड प्लेयर जी कोच होता है, दिशा दिखाने के लिए गुरु चाहिए ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक गुरु, एक कोचिंग आपको दिशा दिखाने का, एक जामवंत का काम करते हैं। जी जी एकदम, आपकी शक्तियों से आपको अवगत कराते रहते हैं। नॉलेज तो बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, पर सॉफ्ट स्किल्स भी जरूरी है बहुत सारी। आपको ग्रुप डिस्कशन भी करना है, आपको इंटरव्यू भी फेस करना है, और क्लियर करने के बाद आप पब्लिक लाइफ में जाने वाले। उसके लिए आप कैसे तैयार करते हैं बच्चों को? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो ग्रुप है हमारा, जिसको मुझे बनाना है, सबसे पहले तो बहुत जरूरी है ये ग्रुप। वो भी ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो आपके माइंड सेट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव हो, और ग्रुप के हर बच्चों के अंदर एक जुनून हो, मुझे भी पास होना है, सेम जुनून। और ग्रुप के हर व्यक्ति को एक दूसरे को, एक यूज वर्ड बड़ा नेगेटिव होता है, बट मैं इस एग्जाम की दुनिया में बहुत पॉजिटिव वर्ड मानता हूँ कि एक दूसरे बच्चे को यूज लेने की आदत हो, किसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, मेरी नीड के अकॉर्डिंग। तो तब जाके वो एक सकारात्मक ग्रुप बनेगा। और उसमें जो डिस्कशंस हो, यानी जिस समय मुझे 2 घंटे के लिए हमने फिक्स किया हुआ कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, हम लोगों को सब डिस्कस करना है, तो उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई की बात हो, जब मस्ती का डिस्कशन हो, जब मस्ती की हो। तो ये डिसिप्लिन अगर उस ग्रुप में है तो ये मेरा ये मानना है कि उससे अच्छी तैयारी नहीं हो सकती है। ग्रुप एक ये तय करता है कि जो एक बड़ा सा ओशियन जैसा, महासागर जैसा आपके पास में सिलेबस है, वो कुछ आपस में कुछ जिम्मेदारियां बांट करके वो एक छोटी सी नहर के रूप में आप उसको चेंज कर सकते हैं। क्या बात, वो एक ग्रुप की क्षमताएं होती है। बस ये सिंपल सी चीज़ है, जो नहर का डायरेक्शन दिया जाता है इंजीनियर्स के द्वारा, तो वो डायरेक्शन एक प्रॉपर है उनके पास में, उसमें कोई भी गंदगी ना फैले उस ग्रुप में। सीधी बात ये है, बस जो आवश्यकता है उसको पूरा करता रहे, तो हमारे लिए वो सार्थक है और अनिवार्य भी है। क्योंकि अकेला वो है ना, अकेला चना हाँ। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि सापेक्षिक तैयारी, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, तो एक दूसरे से हम लोग कम्पीट करते हैं। हाँ, और पर्सपेक्टिव भी मिलता है ना, आपको पता चलता है। अच्छा हाँ, वरना अकेले तो हम हमेशा नंबर 1 ही है रेस में। एकदम। कब से स्टार्ट करें कोचिंग? मेरा ये मानना है कि अगर आपको दम से करना है और फैमिली में इतनी दिक्कत नहीं है तो ग्रेजुएशन के बाद में करें। इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन? हाँ, ग्रेजुएशन के बाद करें। कुछ बच्चे आते हैं 12th के बाद में, अब तो कुछ एडवांस बच्चे नहीं, उनके पेरेंट्स पता नहीं कहाँ से एडवांस होते थे और 10वीं के बाद भी पकड़ के ले आते हैं बच्चों को। तो मेरा ये मानना है कि बच्चे में जब तक मेंटल ग्रूमिंग नहीं है, और मेंटल ग्रूम क्यों, इसका सिलेबस ग्रेजुएशन का रखा है कि सरकार भी ये चाहती है कि हमें परिपक्व अधिकारी मिले जो पब्लिक डोमेन में काम कर सके। बच्चे ना आ जाए जिनको हमको पहले बच्चे डायपर पहनना सिखा। और कई बार तो ये होता है कि वाकई कुछ बच्चे पास भी हो जाते हैं और बाद में फेल्योर्स मिलता है उनके हमेशा। जी। अच्छा, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या होता है इस पूरी तैयारी में? जी, सिलेबस है, सबको पता है, महासागर जैसा सिलेबस है, वो तो है ही है एक अपने आप में परेशानी का सबब, पर उसके अलावा भी एक ग्रुप डिस्कशन है जो आपको करना है जी, एक इंटरव्यू बोर्ड है जिसके सामने आपको जाना है। तो इन सब में आपके हिसाब से क्या सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है? सबसे पहले तो चैलेंजिंग तो आपका सिलेबस ही है। मैं तो बार बार इसी बोलूँगा, अगर मेरा मेंस तैयार है, क्योंकि मेंस एक इतना वाइड सिलेबस, जैसे मैंने महासागर वर्ड यूज किया, अगर उसकी मेरे अंदर नॉलेज आ गई, उसको एनालाइज करने की मेरे अंदर क्षमता आ गई, तो फिर मुझे तो फिर 4 लोगों के सामने बात करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर मेरे पहले ही मेरे अंदर कुछ, मुझे ये लगेगा यार मेरा ये कम है, तो मैं सामने वाले से बात करने में मैं घबराऊंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि मान लीजिए इंटरव्यू शोरूम आपका, सॉरी जो बाहर का जो हम लोग ना कोई डमी लगाते हैं, कोई भी बड़ा सा शोरूम उसका डमी, तो वो एक इंटरव्यू डमी है आपकी। पर तो उससे पहले कुछ गोदाम में कुछ माल चाहिए, तभी तो वो दुकान वाला एक 4 डमी में कुछ ला के बैठा हुआ है। परंतु हम लोग डमी देख करके दुकान में तो घुस जाते, बट कुछ और ही लेके आते हैं, और क्या उसके गोदाम।
तो जब तक उस बच्चे का गोदाम यानी मेंस के अकॉर्डिंग उसके सिलेबस में या दुनियादारी उसके अंदर नहीं होगी, तब तक वो एक इंटरव्यू का अच्छा एस्पिरेंट नहीं हो सकता है। तो मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि वही बच्चा अच्छा माना जाता है इंटरव्यू दुनिया में। मेरी एक अपनी लाइन भी बोलता हूँ मैं संस्थान में अपनी में, कि जो बच्चा स्कूल और कॉलेज में सबसे ज़्यादा बैक बेंचर नालायक होता है वो बेस्ट मटेरियल ऑफ इंटरव्यू होता है, क्योंकि उसका कलेजा खुला होता है। फिर उसके बाद फिर सिविल्स की तैयारी में तैयार पढ़ तो लेगा वो, है ना, पढ़ने के बाद वो क्षमता भी आ जाएगी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक इंटरव्यू का बेस्ट मटेरियल। ये डिमांडिंग है जी, तैयारी पूरी तरह से, इमोशनली भी बहुत डिमांडिंग। बहुत। कई बच्चे टूट भी जाते हैं, बनते ना के बराबर, टूटते ज़्यादा है, कगार पे भी पहुंच जाते हैं। कई लोग कगार जिनको वापस लाया जा सकता है एकदम। तो आपकी कोचिंग में क्या आपने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जहां पर आप देखते हैं कि यू आर ऑलवेज ऑन लुकआउट, कि कोई ऐसा तो नहीं है जो जा रहा है कगार पे? जी। इससे पहले आपने एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले पूछा ऑनलाइन ऑफलाइन की, जी, है ना। यहाँ पे आवश्यकता होती है हम लोगों की ऑफलाइन, तब मैंडेटरी है कि वो बच्चा, जब आप बच्चों के साथ में जब तक उनमें इन्वॉल्व नहीं होगे। मैं खुद के अपनी संस्थान में अपनी क्लास में जब मैं जाता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि खासतौर से लड़कियों के लिए मैं एक लाइन बोलता हूँ कि बेटा आप मेरे नंबर सेव कर लो, है ना। आप गांव से बाहर आकर के रह रहे हैं, हो सकता है कि मकान मालिक आपको परेशान कर रहा हो, कोई रास्ते में स्टॉकिंग कर रहा हो, क्लास में कोई बच्चा आपको परेशान कर रहा हो, तो आप मुझे कॉल करें, मैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बैठा हूँ। ऐसा क्यों? मेरा काम तो पढ़ाने का है, मैं तो उसका पैसा ले रहा हूँ, मैं फालतू कोई काम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी एक गड़बड़ इनमें से, है ना, उसकी तैयारी को वापस घर पे ले जा सकती है, जीरो कर देगी। तो ऐसे में आवश्यकता है ऐसे मेंटोर की जो उनके साथ में बैठ के बात करे, बड़े भाई के तौर पे, पिताजी के तौर पर। वो जिम्मेदारी संस्थान को निभानी पड़ती है कई बार। तो आप फिर ऐसे में क्या होगा कि आप हर बच्चे से कैसे टच स्थापित करते हैं, कि फिर उनको बहाने से बुलाया जाता है कि बेटा ऐसा करो, सभी बच्चे आएंगे कल से संजय सर को 2-2 क्वेश्चन चेक कराएंगे, फिर उसको जानने भाई कैसी तैयारी चल रही है, सब ठीक चल रहा है। तो एक ये तरीका होता है टीचर्स का। तो जब तक ये टचअप आप बच्चों के साथ में नहीं करेगा तो वो डिमोटिवेट भी होता है। तो हमको ये लेके फिर, जैसा कि आपका क्वेश्चन था, कोई बच्चा उस लेवल पे चला गया तो क्या करें, तो फिर हमारी जिम्मेदारी है तो उससे व्यक्तिगत रूप से उसके डेली टच करें, उसको कोशिश करें, उसके सराउंडिंग को टच करें, उसके मित्र की दुनिया को टच करें, मित्रों को अवेयर करें और एक पॉजिटिव माहौल वापस स्थापित करवाने की कोशिश करें। फिर थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा बोला कि रात को सोने से पहले वो फील करे कि मैं तैयार हो गया हूँ, तो उस तरह की कुछ उसके साथ में ऐसे कुछ जिसको बोलते क्रियाक्रम कराने की आदत डालनी पड़ेगी। वो फील करने लग जाएगी पॉजिटिव कि मैं पास हो सकता हूँ। तो उस बात पे उसको लाना पड़ेगा, तब जाके फिर वो वापस मोटिवेट हो पाएगा। मोटिवेशन भी मिल गया, सब कुछ हो गया जी, कोचिंग भी ज्वाइन कर ली। अब समस्या ये है कि लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है हमारे साथ में जी। तो इससे निकलने के लिए या इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करते हैं? देख सर, जब हम अगर डेली ये एनालिसिस करके चल रहे हैं कि मेरी स्थिति क्या है, मेरा ये मानना है कि हम अपने आप को स्वयं ही जानते हैं, स्वयं से ज़्यादा अपने आप को कोई नहीं जान सकता है। और जब हम अपने घर परिवार से बाहर रह करके तैयारी कर रहे हैं तो मुझे पता है कि आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या नरक मचाया है आज, ये उसको पता है। और एक तो दूसरी चीज़ फिर उसको ये भी पता है कि मेरे घर की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है। तो सबसे पहले कि मैं तो ये बोलता हूँ कि मम्मी और पापा की फ़ोटो सबसे पहले अपने टेबल पे लगा लीजिए, सामने दीवार पे जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं। अगर उनकी फ़ोटो आप 24 आवर देखते रहो तो सबसे पहले तो नकारात्मक ख्याल नहीं आएंगे। मोबाइल को भी देखने से पहले सोचेंगे 4 बार कि क्या है इसके अंदर मेरे काम की चीज़। और एक अनुशासन अगर मेरे जीवन में होगा, और थोड़ा सा मैं इस फील्ड में आने के बाद, मैं पहले उस अध्यात्म को नहीं मानता था, तो मैं ये मानता हूँ बच्चे को कोई ना कोई एक ऐसा टचअप अपने साथ में देना चाहिए कहीं ना कहीं, एक कि मैं इसको मानता हूँ और उसमें थोड़ा सा उस पर भी 10-5 मिनट दिन का देना चाहिए। और उससे अगर हम लोग जब कनेक्ट होते हैं तो नेगेटिव चीज़ें हमें सपोर्ट नहीं करेगी, फिर पॉजिटिव चीज़ें सपोर्ट करेगी। तो एक तो पेरेंट्स की फ़ोटो, कुछ एक अध्यात्म का टचअप, और उसके बाद में फिर पढ़ाई लेते हैं तो फिर वो मोबाइल की दुनिया थोड़ी सी दूर हो सकती है हमसे। तो बच्चा आता भी है जो बर्बाद भी होता है, फिर समय की लात पड़ती है, उसकी पिताजी की लात पड़ती है, तो वो लौटता है तो मोबाइल से दूर होता है। बहुत मज़ा आया ये बातचीत, तो मैं मतलब घंटों चला सकता हूँ जी। समय की एक सीमा है जी, लेकिन संजय जी आपने जितना कुछ बताया है, मुझे उम्मीद है इससे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, उनको बहुत मदद मिलेगी। और आप अपनी कोचिंग के जरिए जो कर रहे हैं जी, उसके लिए आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।